हेलो। 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 चेक करिए। हेलो। आवाज़ जा रहे हैं ना? देखिए, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया जा रहा था, और उसमें आपका जो पहला मेन अंग था, यानी कि मेन पार्ट था, या प्रमुख अंग कहिए या प्रधान अंग कहिए, उसमें हमने जनरल असेंबली, यानी कि आम सभा या सामान्य सभा या महासभा का चैप्टर शुरू किया था। जो महासभा के बारे में हमने प्रावधान बताया था, एक तो चैप्टर याद रखना है 4, और अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक। इसमें आपका मैंने एक तो अनुच्छेद से कुछ कम क्वेश्चन बनता है। आपका कार्य क्षेत्र एक बार पूछा गया है तो 10 से लेकर 17 तक मारेंगे। और एक बार बजट पूछा गया है कि बजट किस आर्टिकल में है, तो 17 में। और कल बताया गया था कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के आय व्यय का बजट पास करती हैं,
और जो स्पेशल एजेंसियां हैं, यानी कि आपका आगे बताया जाएगा, जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उनका भी बजट कौन पास करती है? महासभा। यानी कि आपका इसके बाद महासभा के बारे में तमाम बातें बताई गई। प्रथम बैठक कब हुई, एक राज्य कितना प्रतिनिधि भेज सकता है, ये बताया गया। और महासभा शांति के लिए एकत्रित होने या संगठित होने का प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। वह प्रस्ताव की डेट बताई गई थी 3 नवंबर 1950 और उसका प्रस्ताव संख्या तक याद रखना है 377। महासभा को विश्व संसद भी कहा जाता है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 17 तक हम बता चुके थे और 17 के बाद ये आपका 18, 19, 20, 21, 22 ये आर्टिकल बचे हैं। तो आर्टिकल वाइज भी चला जा रहे हैं भाई, आप देखिए, निकाल लीजिए। अनुच्छेद 18 से आपका शुरू करना था। 70 तक मैं बता चुका था बजट के बारे में। देखिए अनुच्छेद 18 आपका मतदान की बात करता है, यानी कि महासभा में जब वोटिंग होगी तो आपको बताया गया है सेक्शन माने अनुच्छेद 9 में कि महासभा में एक जो राज्य है वह अपने अधिकतम 5 मेंबरों को भेज सकता है। लेकिन इसी के साथ आपका यानी कि 9 के साथ जब पढ़िएगा तो कोरिलेट करके 18 भी पढ़िएगा कि जब एक राज्य वोट देगा, मत देगा, तो 5 मत नहीं देगा बल्कि 1 मत देगा। और इस बात का स्पष्ट उल्लेख आपका अनुच्छेद 18 में किया गया है। देखिए अब 18, न्यायालय के प्रत्येक सदस्य का 1 मत होगा। इसको अनुच्छेद 9 से जोड़कर पढ़ना है। प्रतिनिधि कितना भेज सकते हैं? 5, और वोटिंग करेंगे तो कितना होगा? 1। इसके बाद आपका क्लास 2 ये है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आपका वोटिंग कैसे होगी, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 से प्रस्ताव पास किया जाएगा। और कुछ मामले आपका दिए गए हैं आपका अनुच्छेद 18 में, जिसमें कि 2/3 का नियम लागू होगा। और अन्य मामलों में कैसे प्रस्ताव पास होगा, तो उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से। तो जो किसी सदस्य का जो मुख्य पूछा जाता है, किसी नए मेंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश की बात रही, या उसके निलंबन की बात रही, या निष्कासन का मामला है, तो इसमें जो महासभा प्रस्ताव या संकल्प पास करेगी वह उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पास किया जाएगा। ये अनुच्छेद 18 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। इसके बाद आपका अनुच्छेद 19 भी पूछा जाता है। इसमें आपका दिया गया है कि कौन देश कितना पैसा यूएनओ को देगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण चूंकि राज्यों ने आपस में एग्रीमेंट करके या करार करके या संधि करके किया है। और मूल रूप से कितने राज्यों ने संधि किया था? 51। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के पास न तो अपनी सेना है न अपना पैसा है, तो जिन राज्यों ने समझौता किया है वही राज्य पैसा देंगे, धन देंगे, तो ये संस्थान आगे बढ़ेगा। अतः ऐसी दशा में कौन देश कितना योगदान यूएनओ को करेगा, इसका निर्धारण कौन करती है? महासभा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत कितना पैसा देगा, अमेरिका कितना देगा,
चीन कितना देगा, ये निर्धारित कौन करता है, महासभा। और किस आर्टिकल में करता है, तो आपका अनुच्छेद 19 में करता है। अनुच्छेद 19 में एक और महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जाती है कि अगर किसी सदस्य देश का कितने साल का अंशदान या कंट्रीब्यूशन यानी कि पैसा बकाया है, तो महासभा उसे वोट देने से रोक सकती है, यानी कि महासभा में उसे मतदान करने से रोक सकती है। तो वह समय याद रखना है, 2 वर्ष। यदि फिर एक बार समझिए, यदि किसी सदस्य राज्य का लगातार 2 वर्षों तक धन बकाया है, तो महासभा चाहे तो उसे महासभा में मतदान करने से क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो भाई याद रखना है कि कितना दिनों का बकाया हो, तो 2 साल का। यही आगे देखिए अनुच्छेद 20 आपका, मैंने कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि महासभा की बैठकें नियमित वार्षिक अधिवेशनों में तथा आपका विशेष अधिवेशनों में हुआ करेंगी। विशेष जो अधिवेशन होंगे वह सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के अधिसंख्यक सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव द्वारा बुलाया जाएगा। अब बैठक के प्रकार आपको जान लेना है। बैठक के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों पर थोड़ा गौर करिए। पहला जो बैठक का प्रकार होता है वह रेगुलर आपका मीटिंग होती है, यानी कि नियमित बैठक होती है। और कल भी बताया गया कि नियमित जो बैठक होती है वह प्रत्येक वर्ष कब स्टार्ट होती है, तो वही महीना चल रहा है सितंबर के चौथे मंगलवार, सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर और लगभग दिसंबर मध्य तक चलती है। ये कैसी बैठक है, नियमित या रेगुलर। दूसरा ये आया कि सुरक्षा परिषद अगर डिमांड करती है तो महासचिव विशेष बैठक बुला सकते हैं। और अगर आपका महासभा के जो मेंबर हैं, यानी कि जो यूएनओ के मेंबर हैं, अगर उनकी अधिसंख्या यानी कि बहुमत हो, तो ऐसी दशा में भी महासचिव विशेष बैठक बुला सकते हैं कभी भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 15 दिन पहले सूचना दी जाए। यानी कि याद रखिए, अगर स्पेशल बैठक करनी है तो कितने दिन पहले नोटिस जारी होगी स्पेशल बैठक की, 15 दिन। ये याद रखना है। विशेष बैठक कितने दिन पूर्व सूचना देकर, 15 दिन। किसकी सिफारिश पर बुलाई जा सकती है, या तो सुरक्षा परिषद किससे सिफारिश करे, महासचिव से, या आपका संयुक्त राष्ट्र के ज़्यादा सदस्य किससे सिफारिश करें, महासचिव। तो कौन बुलाता है विशेष बैठक, महासचिव। ये दूसरी स्पेशल मीटिंग है। एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, तीसरा भी याद रखना है, और फिर लास्ट में हम तीनों का बताएंगे। एक महासभा की इमरजेंसी मीटिंग होती है। इमरजेंसी मीटिंग का मतलब कि आपातकालीन बैठक, और आपातकालीन बैठक का प्रावधान यूएनओ चार्टर में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था। जब महासभा ने शांति के लिए एकत्र होने का प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को पास किया, तो उसी में ये प्रस्ताव भी पास किया गया कि अगर सुरक्षा परिषद फेल मार जाती है तो आपका महासभा 60 नोटिस देकर, यानी कि 24 घंटे की सूचना देकर आपका इमरजेंसी मीटिंग यानी कि आपातकालीन बैठक बुला सकती है।
तो अब याद रखिए 3 बैठक हो गई और तीनों को सतर्क रहना है। पहला रेगुलर बैठक कब होगी? सितंबर के तीसरे मंगलवार से। स्पेशल बैठक कितने दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जाएगी? 15। और इमरजेंसी कितना घंटा पहले? 24। याद रखिएगा, तीनों एक साथ याद रखना है। आगे अनुच्छेद देखा जे भाई आपका, ये अनुच्छेद आपका 20 हो गया। अधिसंख्यक मैंने ज्यादा 50% से एक अधिक। अधिसंख्यक का मतलब बहुसंख्यक। अधिसंख्यक का यहाँ मतलब हुआ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब कि आधा से अधिक सदस्य, यानी कि जैसे 100 अगर हैं तो 51 ने मांग की है। अगला देखिए अनुच्छेद 21 देखिए हाँ? क्या क्या नहीं, तो आपका एक थी आपका ये विशेष बैठक जो 15 दिन पहले सूचना देकर बुलाई जाएगी। देखिए भाई आपका अनुच्छेद 21 भी काफी महत्वपूर्ण है। महासभा स्वयं अपने क्रियाविधि संबंधी नियम बनाएगी और वह प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। सतर्क रहना है कि माने महासभा के जो प्रोसीजर के नियम होते हैं, प्रक्रिया के नियम होते हैं, वह कैसे बनाए जाएंगे? तो महासभा स्वयं बनाएगी, माने दूसरा नहीं बनाएगा। कौन बनाएगी? अब इसी पर आपका 4-5 क्वेश्चन भी याद रखना है। अगर ये पूछे कि सुरक्षा परिषद के जो प्रक्रिया के नियम हैं वह कौन बनाएगी, तो दूसरा संस्थान नहीं, सुरक्षा परिषद मार कर आइएगा। और अगर ये पूछ दे कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रोसीजर के लिए नियम कौन बनाएगा, तो स्वयं न्यायालय बनाएगा। यानी कि ज़्यादातर लोग अपने अपने प्रोसीजर या प्रक्रिया के लिए नियम बनाते हैं और आगे जब पढ़ाया जाएगा तो जहाँ जहाँ नियम बनाने का पावर है एक जगह मैं लिखवाते हुए भी एकत्र करवाऊंगा, ताकि चाहे महासभा पूछे, चाहे सुरक्षा परिषद पूछे या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहीं कोई गलती न हो, एक जगह एकत्र रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये आया कि महासभा अपने प्रत्येक बैठक में सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो ये लिखवाया भी गया है, आ भी चुका है नेट में भी, कि महासभा में होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं और कितने क्रम से उपाध्यक्ष चुने जाते हैं? 21। एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं क्रम से। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो अध्यक्ष, तो ये जो 21 उपाध्यक्ष हैं क्रम से, ये आपका काम करेंगे। किसका काम करेंगे? अध्यक्ष का। क्रम से भाई सीरियल वाइज चुने जाते हैं कि इनके न रहने पर ये, इनके न रहने पर ये लिखा जाता है। जैसे कि भारत में भी जोड़ सकते हैं, राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब ये है कि चारों न हो, कौन करेगा? तो कहीं प्रावधान नहीं भाई। मान लीजिए ये कोई न हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जज न हो, तब क्या होगा? अब तब क्या होगा सोचा जाएगा जब मामला आएगा। तो आर्टिकल 22 देखिए भाई आपका, आर्टिकल 22 से भी क्वेश्चन बन चुका है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 22 से भी क्वेश्चन आपका ये बना है। देखिए मॉडल पहले बना लिया जाए कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत सेकेंडरी पार्ट या सहायक अंगों की या गौण अंगों की या द्वितीयक अंगों की स्थापना करती है।
तो आपका जवाब रहेगा 22। अब दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महासभा ने सर्वप्रथम किस गौण या सहायक अंग की स्थापना की है, तो वह आपका है इंटरनेशनल लॉ कमीशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग। फिर एक बार इसको समझिए, डायरेक्ट हम बता दें, एक लाइन है अनुच्छेद 22। भाई यहाँ से पूछा गया है, दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए महासभा ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझती हो। तो यानी कि क्या अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए, सहायता के लिए महासभा आपका सेकेंडरी पार्ट या गौण अंग, द्वितीयक अंग, सहायक अंग का सृजन कर सकती हैं। आपका किस आर्टिकल के तहत 22, और आपका सृजन की है तमाम अंगों का, जिसमें पहला जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन सा वह पहला अंग है जिसका कि महासभा ने गठन किया था, तो अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो जैसे ही विधि आयोग आए, तुरंत भारत में कम से कम 3 विधि आयोग पढ़ लेना है। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर कौन सा कानून भारत में बना, आईपीसी। फर्स्ट लॉ कमीशन के रिकमेंड पर कौन सा कानून बना, आईपीसी। द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर रट्टा मारना है, सीपीसी। और तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर टीपीए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, आपको पढ़ते समय कोरिलेट करके सबसे अच्छा तरीका है कि भारत में 3 जो क्रम से लॉ कमीशन बने और उनके रिकमेंड पर जो कानून बने, उन तीनों को याद करना है। इस प्रकार आपका जो महासभा का प्रावधान था वह आपका समाप्त होता है। आइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका दूसरा व्यू है, यानी कि आपका दूसरा अंग शुरू किया जाए, और ये जो अंग शुरू किया जाएगा वह न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि हम अब शुरू करने जा रहे हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। शुद्ध शब्द याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न मार दीजिएगा, शुद्ध आपका है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए पहले आपका सामान्य बातें कुछ समझिए। जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ से पहला क्वेश्चन याद रखना है। पहली बात कि 5 से 6 क्वेश्चन यूपीजे में, यानी कि सिविल जज की परीक्षा में कम से कम 5 और अधिकतम 6 या 7 क्वेश्चन इससे बनेंगे, यानी कि 1/3 जो क्वेश्चन रहेंगे इसी संस्थान से बनेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा 4-5 दिन क्या लगता है, समय। इसके बाद आपका सुरक्षा परिषद और जो 3 अंग और बचेंगे वो तो 2 दिन में ही निपट जाएंगे, लेकिन जो समय लगता है आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जहाँ तक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रश्न है, आपका कब कब कौन न्यायालय गठित किए गए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब गठित किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें जज कहाँ, मैंने आपका कह सकते हैं कि कितने होते हैं, तमाम चीज़ें शुरुआती दौर में पढ़ना है। देखिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, मुख्य अंग है यूएनओ का, जिसका अपना अलग चार्टर है, अर्थात अपना अलग संविधान है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा ऐसा प्रमुख अंग है, मुख्य अंग है, जिसका अपना स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वयं का संविधान है। तो 6 में से एक ही अंग है और वह कौन है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आपका यानी कि पढ़ते समय थोड़ा दिमाग स्थिर रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी दिमाग अस्थिर होना चाहिए। क्यों अस्थिर होना चाहिए? क्योंकि अब हमें दो दो चार्टर माने एक साथ देखना है। एक चार्टर जो देखना है यूएनओ का चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, और इसी के साथ दूसरा जो चार्टर पढ़ना है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर। तो जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा सतर्क रहना है। ये जरूर याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चार्टर पूछ रहा है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अब देखिए आपका क्या दिया जाता है कि सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कहाँ दिए गए हैं। तो आपका फिर एक बार हम बता रहे हैं क्योंकि गलती यही लोग करते हैं और ये गलती सुधार लीजिए अभी। अब आपका दो चार्टर पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए एक तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो हम पढ़ा रहे थे, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चूँकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना स्टैट्यूट है, अपनी संविधि है, अतः ऐसी दशा में इसी के साथ वह चार्टर भी पढ़ना पड़ेगा। और बेयर एक्ट में अलग से चार्टर दिया गया है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो जब भी क्वेश्चन आए सतर्क ये रहना है कि अगर आपका देख लीजिएगा पहले ही कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है चार्टर या विलेख की या संविधि की, कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसमें कुल 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। यानी कि आपका ये अलग चलेगा कहाँ कितने चैप्टर हैं इसमें 5 और कितने आर्टिकल हैं 70। यानी कि फिर एक बार लास्ट में हम बता दें कि कौन सा ऐसा अंग है पूछा गया है यूएनओ का जिसका अपना अलग संविधान है या चार्टर है, विलेख हैं, संविधि हैं, स्टैट्यूट हैं, जो भी शब्द दे तो आप क्या मार कर आएंगे? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आइए आपका आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले जो आपको पढ़ना रहता है आपका एक इतिहास पढ़ना रहता है, और इतिहास के बाद जो हम बताएंगे आपका एक तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तुलना करके कम से कम एक चार्ट बनाया जाएगा और उसी चार्ट से 80 से 90% क्वेश्चन कंपटीशन में आपको मिल जाएंगे। यानी कि 20% क्वेश्चन के लिए ही अन्य बातें पढ़नी पड़ेंगी और 80% जो क्वेश्चन रहेंगे आपका एक लिस्ट बनाई जाएगी। किसको तुलना किया जाएगा? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। हमारा सबसे बड़ा न्यायालय भारत का कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। लेकिन सबसे पहले एक इतिहास देखा जाए और तब आपका कम से कम गठित तक करा दिया जाए और उसके बाद तुलना, और उसके बाद आपका आर्टिकल शुरू किया जाएगा। तो 4 से 5 दिन कम से कम लगेगा, क्योंकि आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर भी अलग से आपका पढ़ाना है। तो आइए शुरुआत किया जाए और क्वेश्चन पर क्वेश्चन इसको कल लिखवाया जाएगा भाई, बता दिया जाए जो पढ़ाया जा रहा है। अभी आप लिखिए ना, आज समझिए
इसको कल केवल लिखवाया ही जाएगा, आपका लेक्चर नहीं चलेगा। आज आपका क्योंकि महासभा भी लिखवाना है और ये भी हो जाएगा, ज़्यादा भी 1 घंटा में तमाम बातें निकल जाएंगी, तो दोनों को लिखवाना पड़ेगा। अब देखिए आपका एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं, और छोटी छोटी बातों को जो आपको लेकर चलना है, एक तो 1899 याद रखना है, फिर आपका 1920 याद रखना है, और फिर आपका 1945। तो 3 सन को याद रखना है। पहले 3 जो हम ईयर बताए हैं उनकी विशेषता देखिए। 1899 में सर्वप्रथम हेग शांति सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? हेग शांति सम्मेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। 1920 ईस्वी में क्या होता है? तो 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और 1924 अक्टूबर 1945 को क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यानी कि यूएनओ की। यानी कि किसकी स्थापना होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये तीनों पहले तो क्लियर रखिए कि भाई ये तीनों आपका हुआ। इसके बाद आपका जो तीनों में जो न्यायालय बने थे, दूसरा पॉइंट उसको रट्टा मारना है, हमेशा आया है। जब हेग शांति सम्मेलन हुआ तो विश्व माने स्तर पर एक कोर्ट की स्थापना की गई, और वह जो न्यायालय था अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, यानी कि परमानेंट आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय की स्थापना कब की गई? सन पूछे तो क्या मारेंगे? 1899 किस सम्मेलन द्वारा की गई? तो आपका किस सम्मेलन? हेग शांति सम्मेलन द्वारा। कौन सा न्यायालय बनाया गया? अस्थाई विवाचन भी कहा जाता है भाई, ये नहीं कि हिंदी में माध्यस्थम या विवाचन, और इंग्लिश में आर्बिट्रेशन। फिर एक बार याद रखिए, काफ़ी गलत हो रहा है यहाँ क्वेश्चन लोगों द्वारा भाई, मैंने लोग इसको पूछ भी रहे थे, तो प्रयास करिए कि गलत न हो। आपका हेग शांति सम्मेलन, तो यहाँ से जो क्वेश्चन यूपीजे में बना है, अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय किस सन में गठित हुआ? तो किस सन में मारेंगे? 1899। किस सम्मेलन का परिणाम था? हाँ, हेग शांति सम्मेलन। अब 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध का एक चाइल्ड या बच्चा पैदा होता है, वास्तव में नहीं होता। अब ये नहीं कि आप अफगानिस्तान में चले जाइए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार के शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि आपका महिलाएं तो बच्चा पैदा के लिए जन्म ली हैं, इनको पढ़ने लिखने से क्या मतलब, घर में बैठें और शिशुओं को क्या दें? जन्म। तो महिलाएं उग्र हो गई और जान पर खेल कर आंदोलन कर रही हैं। कब मार दी जाए कोई शासन नहीं है, यानी कि सनक का शासन है भाई, AK-47 लिए हैं और कब ठोक दें कोई भरोसा नहीं। तो अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे अधिकार नहीं मिल गए, आपका मूल अधिकार और इत्यादि देख रहे हैं, ऐसे नहीं मिले। वो संविधान में बताया जाएगा कि मैग्ना कार्टा के लिए लोगों ने क्या लड़ा था, सरकार से लड़ाई लड़ी थी, तब मिला। तो आपका फिर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बना, लीग ऑफ नेशंस बनता है, और किस संधि का परिणाम था? तो वर्साय की संधि। किस संधि का? वर्साय की संधि का।
और इसके तहत एक न्यायालय गठित किया गया और वह न्यायालय था अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय बना? अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अगर कोई पूछे कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस माने संधि का परिणाम था, तो माने किस संधि के तहत उत्पन्न हुआ? वर्साय की। किसके तहत ये बनाया गया था? राष्ट्र संघ के तहत। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म किस सम्मेलन का परिणाम था या किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ? कई बार तो बताया गया है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता भी बताई गई है। किसने किया था? लॉर्ड हैलीफैक्स ने। बैरटिए बताया गया है किसने किया था? लॉर्ड हैलीफैक्स ने। और तत्पश्चात इस सम्मेलन द्वारा एक न्यायालय भी बनाया गया और वह न्यायालय था न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन न्यायालय था? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सृजन किस सम्मेलन का परिणाम था? तो कौन से सम्मेलन का परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। देखिए, ये चार्ट इसलिए बनाया गया कि न्यायालय को लेकर बार बार बातें आएंगी और लोग जो हैं बार बार इस गलती को दोहरा रहे हैं। तो अब किसी भी हाल में ये क्वेश्चन गलत न हो। 3 सम्मेलन कराए गए और 3 सम्मेलनों द्वारा 3 न्यायालयों की क्या कराई गई? स्थापना। तो आइए इसको इसी इतिहास को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, आपका ये तो समझाने के लिए बताया गया। अब थोड़ा डिटेल में देखिए आपका क्या पूछा जाता है। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में हेग शांति सम्मेलन के द्वारा अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करता था। तो फिर क्वेश्चन बना है, हेग शांति सम्मेलन आपका कब कब हुआ? तो बताया गया था शुरुआती दौर में 2 बार हुआ। आपका 1899, 1907। कितने साल के अंतराल पर होता था? 7 वर्ष। शांति काल में कि युद्ध काल में? शांति काल में। भाई बताया गया था ये नहीं कि कोई कहेगा। भाई जो लोग नए हैं, आपका वीडियो उपलब्ध है, वीडियो आप देख लीजिए और पढ़कर पुराना आइए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पुरानी बातें पूछी जाएंगी। तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीग ऑफ नेशन, यानी कि हिंदी में राष्ट्र संघ रखा जाता है। और 1920 में वर्साय संधि के माध्यम से बनता है। और इस बात भाई बोले ना बीच में, इस सम्मेलन द्वारा आपका एक नया न्यायालय गठित किया जाता है और वह जो न्यायालय था अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, परमानेंट आपका इंटरनेशनल कोर्ट। तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1921 को, यानी कि 2 सितंबर 1921 को राष्ट्र संघ के तहत अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। हाँ, बात ना करिए भाई। किया गया। हाँ, इसमें 15 जज थे, ये भी याद रखना है। 11 न्यायाधीश थे और 4 उप न्यायाधीश, यानी कि टोटल जो राष्ट्र संघ के तहत
अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गठित किया गया। इसमें 15 जज थे, 11 अस्थाई नहीं 11 अस्थाई और 4 आपका न 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश, सब जज थे माने उप न्यायाधीश। इसकी जो प्रथम बैठक पूछा जाता है, जो इसकी प्रथम बैठक हुई 15 फरवरी 1922 को हुई, यानी कि ये पूछ सकता है, गठन पूछ सकता है तो 2 सितंबर 1921 को, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई, प्रथम बैठक हुई, वह कब हुई तो 15 फरवरी 1922 को। डेट याद करना पड़ेगा। तत्पश्चात इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे या सभापति या अध्यक्ष थे, वह लोडर थे। यानी कि आपका अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो लोडर। बस एक 3 शब्द में याद रखिए कौन थे, लोडर थे। इस न्यायालय को 50 देशों ने मान्यता दी थी, यानी कि 50 देश इस न्यायालय की संविधि पर हस्ताक्षर किए थे। और लेकिन कमी कहाँ रह गई कि अमेरिका तथा सोवियत संघ ने, यानी कि वर्तमान में रूस ने, अमेरिका और रूस ने कभी भी इस न्यायालय के चार्टर पर साइन नहीं किया, यानी कि इसकी अधिकारिता से हमेशा क्या रहे बाहर, इसकी अधिकारिता से क्या रहे बाहर। तो कौन कौन 2 महाशक्तियां जो थीं वह कभी भी इसका मेंबर ही नहीं बनी, ये एक बहुत बड़ी कमी थी। तत्पश्चात आपका इसकी अंतिम बैठक 18 अप्रैल 1946 को होती है और अंतिम जो अध्यक्ष थे गेरेरो, ये भी पूछा जाता है कौन थे गेरेरो। यानी कि इस न्यायालय का लास्ट जो मीटिंग हुई आपका, वह डेट याद रखना है 18 अप्रैल 1946 को हुई और 18 अप्रैल 1946 को ही फिर याद रखिए आपका इस न्यायालय को विघटित कर दिया गया, इस न्यायालय को समाप्त किया गया और इसी के स्थान पर एक नया न्यायालय बनाया गया, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि इसी के स्थान पर जहां इसका मुख्यालय था वहां नए का भी मुख्यालय। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही देखना है, यानी कि जो राष्ट्र संघ के तहत अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना था उसको थोड़ा शॉर्टकट में ही देखना है, 5-6 लाइन ही याद रखना है। पहला स्थापना कब हुई तो 2 सितंबर 1921 को। प्रथम बैठक कब हुई 15 फरवरी 1922। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोडर थे। कितने देशों ने मान्यता इसे दी थी, 50 देशों ने। और लास्ट में कब बैठक हुई वह डेट याद रखना है 18 अप्रैल 1946। तत्पश्चात चूंकि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नया संगठन विश्व स्तर पर बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में यूएनओ। तो अब बताइए, और यूएनओ के तहत जो नया न्यायालय बनाया गया उसका नाम मैं लगातार बता रहा हूँ, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अब हमें मुख्य रूप से किस पर आ जाना है, तीसरे पॉइंट पर, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए इसकी कहाँ कहाँ पूछा जाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की डेट पूछी जाती है। तो पहले तो सम्मेलन कराइए कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस सम्मेलन के तहत गठित हुआ, किस सम्मेलन का परिणाम था। तो क्या मारेंगे,
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कौन सा बताया गया? सैन फ्रांसिस्को। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की फर्स्ट मीटिंग, ये पूछा गया है प्रथम मीटिंग कब हुई, तो बस दिमाग ये लगाना है कि एक न्यायालय जाएगा तो दूसरा न्यायालय क्या होगा? आएगा। तो किस न्यायालय को डिजोल्यूशन कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, समाप्त किया गया? तो कौन सा न्यायालय इसके पहले था? अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किस तारीख को समाप्त किया गया, विघटित किया गया? 18 अप्रैल 1946 को। तो इसी दिन सुबह सुबह विघटित हुआ होगा और तुरंत नया न्यायालय गठित हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना या गठन का डेट बताइए, सन बताइए। तो एक न्यायालय जाएगा और दूसरा आएगा। तो एक न्यायालय गया तो दूसरा किस तारीख को आ गया? उसी तारीख को। कौन सी तारीख थी? 18 अप्रैल 1946, यानी कि 18 अप्रैल 1946। ये क्वेश्चन आ चुका है जे में, गलत ना हो, ये क्वेश्चन जे में आ चुका है। अब आपका जो न्यायाधीश पुराने थे उन्हीं को नए न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। जो पुराने न्यायालय के अध्यक्ष थे उन्हीं को नए न्यायालय का अध्यक्ष बना दिया गया। और जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर पुराना न्यायालय था उसी स्थान पर नए न्यायालय का क्या कर दिया गया? सृजन। तो आप लोग बताइए, इसी को जोड़ना है। जो मैंने बातें बताई, आपका पहला कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतिम जज कौन थे? गेरेरो। खूब पूछा जाता है कौन थे। फिर एक बार देखिए, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो लास्ट अध्यक्ष थे न्यायालय के, उनका नाम रट कर जाना है। कौन थे? गेरेरो। और जब ये 18 अप्रैल 1946 को नया न्यायालय बनाया गया तो उस नए न्यायालय के प्रथम जो अध्यक्ष बने वही बने। तो आपका कौन प्रथम अध्यक्ष बना? गेरेरो। यानी कि उस न्यायालय के जो अध्यक्ष थे इस न्यायालय के भी प्रथम, उसके अंतिम हो गए तो इसके क्या हो गए? प्रथम। अब पहले दूसरे पॉइंट पर मुख्यालय रट कर जाइएगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा गया है। ये कहाँ है? तो ये जो आपका माने मुख्यालय है ये हेग में है। याद रखिएगा, रट कर जाना है, 5-6-7 क्वेश्चन आएगा। हेग में है और हेग के पीस पैलेस में है, यानी कि नीदरलैंड के शहर हेग में, हेग के पीस पैलेस में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो बता दीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली। और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। और अंतर्राष्ट्रीय एक और न्यायालय पढ़ना पड़ेगा अभी इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो इसको इसके बाद उसको यूएनओ के बाद पढ़ाएंगे ताकि मिक्स न हो। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी मुख्यालय पूछ ले तो हेग मार कर आइएगा, यानी कि हेग में किसका किसका मुख्यालय हो गया? तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का था। और जो एक क्रिमिनल कोर्ट बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? हेग में। ये रट्टा मारना है सब, और इसका कोई उपाय नहीं है समझने से। इसको रट्टा मार कर जाइए। अगर चाहते हैं कि भाई यूपी जे में
क्वेश्चन गलत न हो। और दो दो बार रटवाया जा रहा है, इसके बाद आप साल पेपर आज जाकर पूरा देखिए कितना क्वेश्चन बना है जो आज पढ़ाया जा रहा है। एक बार आपका भी कर्तव्य है कि जाकर क्या करिए, क्वेश्चन खोजिए। जो लोग एलएलएम देना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं, जे देना चाहते हैं, एक बार कम से कम जाकर साल पेपर तो देख लें। अगर बाहर भाई एक दो क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर 15 में 13 क्वेश्चन ना आए तब बताइएगा। एक दो क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। अब आइए, ये न्यायालय भी गठित हो गया। आपका प्रथम अध्यक्ष भी बता दिए गए कौन, गेरेरो। के मुख्यालय भी बता दिया गया। अब आइए इस न्यायालय, अब एक चार्ट समझना है, अभी लिखिए ना इसको। आपका इस चार्ट को समझा जाता है, और जो लोग अपने को संविधान का ज्ञाता कहते हैं, यानी कि आपका, हम तो संविधान बहुत जानते हैं, कई लोग आते हैं भाई, कई परेशान मने भी आते हैं जो बहुत ज्ञानी रहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। और भाई कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, यानी कि बहुत भाई लोग आपका आते हैं यहाँ भी। तो आपका एक चार्ट हम बना रहे हैं, और प्रयास ये करना है कि कुछ क्वेश्चन इस चार्ट से भारत के संविधान का भी तैयार हो, और कुछ क्वेश्चन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी, ये प्रयास किया जाएगा। अगर 6 क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन इसी चार्ट से बन जाएगा। मैंने अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान मैं बताऊंगा, और संविधान में थोड़ा भारत के संविधान में इस बारे में क्या व्यवस्था है आपको भी बताना होगा। यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो अभी शुरू किया जाएगा, अभी तो एक भी आर्टिकल चला नहीं। तो भाई आपका इधर हम चार्ट बना लेते हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इधर हम बनाते हैं भारत का कौन सा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या आपका सुप्रीम कोर्ट। अब ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, शॉर्टकट में ज़्यादा याद करने का, अगर याद हो जाए तब, नहीं तो डिटेल में तो आपका आज तो नहीं चल पाएगा। मैंने कल लिखवा ही जाएगा, सोमवार से न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक एक छोटी छोटी बात 4-5 दिन पढ़ाई ही जाएगी, क्योंकि 4-5 दिन लग जाएगा। तो आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो पहला आपका देखिए, जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, पहला नियम ये देखना है कि ये न्यायालय, इस न्यायालय को कहा क्या जाता है। तो अगर इस न्यायालय को वर्ल्ड जुडिशरी, या विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय, या विश्व का सर्वोच्च न्यायालय, या विश्व का उच्चतम न्यायालय, या विश्व का एपेक्स कोर्ट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व न्यायपालिका है, और विश्व का सबसे बड़ा क्या है, न्यायालय। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। यानी कि यह न्यायालय भारत का नहीं, ये किसका, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है, या सबसे ऊंचा न्यायालय है, एपेक्स कोर्ट है। तो तुरंत भारत में बता दीजिए कि भारत में सबसे बड़ा न्यायालय भारत के लिए कौन है, भाई सुप्रीम कोर्ट है। क्या इससे बड़ा भी कोई न्यायालय है भारत में, नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय, इसीलिए उच्चतम लिखा है। उच्चतम मतलब कि भारत में सबसे क्या, हायर, सबसे एपेक्स, या सबसे ऊंचा। दूसरा ये अंतर भाई, दूसरा अंतर आपको ये देखना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो उल्लेख किया गया है वह यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 में किया गया है और जो अनुच्छेद हैं 92 से लेकर 96 तक। फिर एक बार समझिए ये भी क्वेश्चन। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस चैप्टर में रटना पड़ेगा, किस अध्याय में, 14 में, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आजकल पूछा जा रहा है। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 92 से लेकर कहाँ तक, 96, 92 से लेकर आपका 96। तो संविधान में बताइए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग के किस अध्याय में तथा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया। बहुत क्वेश्चन बना है, छत्तीसगढ़ जो लोग एपीओ डाल रहे हैं वहाँ तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार रहती है, एक पॉइंट गलत करेंगे तो गलत, यानी कि यही सब अध्याय कौन सी धारा से किस धारा तक 7-8 क्वेश्चन जाकर देखिए ऐसे ही बने हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए हम बता रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 5 में, पहला याद रखिएगा, कल लिखवाएंगे भी किस भाग में, भाग 5 के अध्याय भी याद रखें, इंटरव्यू में पूछा गया है, अध्याय 4 में, यानी कि भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में दिया गया है। फिर हम एक बार बता रहे हैं इसको। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किया गया है वे भारत के संविधान के, इंटरव्यू में भी पूछा है भाई, ये आपका एलएलएम में भी पूछा गया था, कई जगह ये पूछा गया है। संविधान के पार्ट 4 भाग 5 का जो अध्याय 4 है उसमें दिया गया है और छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है और एमपी का कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक प्रावधान है। तो ज़्यादा लोग 146 पढ़कर समाप्त कर देते हैं, लेकिन नहीं, 124 से लेकर कहाँ तक मारेंगे, 147। रट कर जाइएगा कहाँ से कहाँ तक, आपका 124 से कहाँ तक, आपका 147। अब आइए आपका तीसरा अंतर देखा जाए। तीसरा, जो ये न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये इसका आधार क्या है, बेस क्या है, यानी कि ये न्यायालय किस पर आधारित है या किसका उत्तराधिकारी है, किस पर आधारित है। तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि 1945 के तहत यूएनओ के तहत ये बना है। इसके पहले 1920 के तहत जो राष्ट्र संघ बना था उसके तहत एक न्यायालय गठित हुआ था और उसकी जगह पर ये न्यायालय बना। तो तुरंत दिमाग में याद रखना चाहिए कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार क्या है। ये पूछ चुका है क्वेश्चन, गलत ना हो, जाकर देखिए। तो इसका आधार या ये किस पर आधारित है, तो जो राष्ट्र संघ के तहत कैसा न्यायालय बना था, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो राष्ट्र संघ के तहत अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना था उसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गठित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बेस क्या है, आधार क्या है। तो आपका जवाब रहेगा अस्थाई
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय का बेस देखा जाए भाई, सतर्क रहिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहले स्थापना कराइए, उसके पहले कौन सा भारत में न्यायालय था, और वही न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय का बेस होगा, आधार होगा। तो आप लोग बताइए, आपका भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ? डेट वाइज पूछा जाता है, 28 जनवरी 1950, इसमें कोई शक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के गठन के पूर्व क्या कोई भारत में संघीय न्यायालय या पूरे भारत के लिए क्या कोई न्यायालय था कि नहीं था? और उस न्यायालय को आपका कहा जाता है संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। तो अब बताइए, उच्चतम न्यायालय का आधार क्या है, यानी कि किस न्यायालय का ये उत्तराधिकारी है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस न्यायालय की सभी शक्तियां ये प्राप्त कर लिया? फेडरल कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय। अब आपका इसी पर एक और क्वेश्चन देखना है, देखिए अच्छे से भाई। अगला क्वेश्चन, ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये किसका उत्तराधिकारी है? एक बार और पूछ रहा है, तो आपका जवाब रहेगा कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी कौन है? तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गठित हुआ 1921 में, उस न्यायालय के समापन के बाद न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गठित हुआ। और आपने देखा भी कि जज भी वहीं रह गए जो पुराने न्यायालय के थे, आपका मुख्यालय भी वहीं रह गया, सब कुछ वहीं रह गया, ताम झाम भी वहीं रह गया, बिल्डिंग भी वहीं रह गई। तो ऐसी दशा में ये न्यायालय किसका उत्तराधिकारी हुआ? अपने पुराने वाले का। तो आपका फिर एक लाइन आइए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब रहेगा अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। यानी कि एक इसको कंसेप्ट थोड़ा बनाइए, जो पावर अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को राष्ट्र संघ के तहत प्राप्त था, वे सभी जो पावर हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए, अंतरित कर दिए गए। और किसको ट्रांसफर कर दिया गया? जो नया न्यायालय बना, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट को बताइए, भारत का उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भारत के उच्चतम न्यायालय को एक और न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, और वह आपका संविधान जो लोग पढ़े हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आर्टिकल 135 पर गौर करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 पर थोड़ा गौर करिए। अनुच्छेद 135 ये बताता है कि जिस शक्ति का प्रयोग फेडरल न्यायालय करता था भारत में, अर्थात संघीय न्यायालय करता था, वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग अब कौन करेगा? हमारा उच्चतम न्यायालय। यानी कि उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? किसका पावर पूरा ये ले लिया है? तो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल है। और किस आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है? तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 135।
1935। तो किसका उत्तराधिकारी हो गया भारत का उच्चतम न्यायालय? फेडरल न्यायालय। अगला अंतर आइए भाई। हाँ, संघीय न्यायालय। अगला आइए, पांचवा देखा जाए। आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, आपका सबसे पहले ये देखना है आपका क्या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी कि विश्व, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है कि सहायक अंग है? इस पर चर्चा किया जाए, बताया भी गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 7 में प्रमुख अंग छेद दिए गए हैं और इसके बाद कहा गया है कि अन्य अंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब जितने अंग बनेंगे 6 के बाद उसे सेकेंडरी या सहायक या गौण अंग कहा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये आया कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग है कि सहायक अंग है? भाई अनुच्छेद 7 में उल्लेख है कि नहीं इसका? है, तो कैसा अंग हुआ? प्रधान। ये या सही बता रहे हैं, कैसा अंग हुआ? प्रधान। अब सुप्रीम कोर्ट पर आ जाइए। देखिए, संघीय स्तर पर सरकार में 3 लोग शामिल होते हैं। एक यानी कि गवर्नमेंट में एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। तो क्या भारत का उच्चतम न्यायालय गवर्नमेंट का पार्ट है कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट में कितने लोग होते हैं? 3। कौन कौन? फिर याद रखिए, एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा कौन? कार्यपालिका। तो क्या भारत का उच्चतम न्यायालय सरकार का अभिन्न अंग है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि सरकार के कितने पार्ट होते हैं? 3, और 3 पार्ट होते हैं, इसलिए भारत का उच्चतम न्यायालय सरकार का मुख्य अंग है, सहायक नहीं। कैसा अंग? मुख्य अंग। अगला चला जाए भाई, आपका आपका हेलो।
हेलो। देखिए भाई आपका, देखिए अगला आपका बताया जा रहा था जो, वो ये बताया जा रहा था आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा प्रमुख अंग है जिसका अपना अलग संविधान है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यही एक अंग है जिसका अपना अलग चार्टर है, अलग संविधि है कहिए, या अलग विलेख है, और उस विलेख से ये गवर्न होता है। और उस चार्टर में अभी मैं बताया था कि 5 अध्याय हैं और टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 70। और वही आपका मैंने अगले टर्न पर शुरू भी करना है 92 से 96 जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, इसको बताकर और तुरंत किस पर आ जाना है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में, जिसमें कि 5 अध्याय और कितने अनुच्छेद मिलेंगे आपका, 70 अनुच्छेद। अब आइए, क्या भारत के उच्चतम न्यायालय, अब सतर्क होकर देखना है, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय का अपना कोई संविधान अलग से है कि नहीं? तो भारत में बताइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए कहीं अलग से संविधान या कानून बना है? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, तो आखिर हमारे संविधान में ही है। तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमने बताया, 124 से लेकर कहाँ तक, 147। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान से गवर्न होगा, किसी अन्य कानून की जरूरत नहीं है। जबकि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए आपका अलग कानून बना है। अब न्यायाधीश की संख्या आ जाइए भाई। आपका सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन गलती ज़्यादा होता है, थोड़ा सतर्क रहना है कह करके, भले अभी समझ में ना आए लेकिन इसको आपका रट्टा मार कर रखना है। यानी कि ये ज़्यादा समझाया जा रहा है, कम आएगा समझ में, क्योंकि अभी चार्टर हमने बताया नहीं और डायरेक्ट तुलना करने लगे। अब आइए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की मूल संख्या कितनी थी? यानी कि ओरिजिनल आपका नंबर या मूल संख्या कितनी थी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की? तो कितनी थी? 15। 15 रट कर आइएगा। भारत के जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की बात है, मूल संख्या कितनी थी? 8। ये तो कम से कम याद रखिए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की मूल संख्या कितनी थी? 15। सुप्रीम कोर्ट में 8। अब आइए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो एक भी संख्या बढ़ाई आज तक नहीं गई, वह 15 का कितना रह गया? 15। तो अब पूछा, देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रहना है। वर्तमान में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? 15। और सुप्रीम कोर्ट में कितने हो गए हैं? 34। वर्तमान में टोटल कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? 34। 34। लेकिन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अभी भी हैं? तो अब क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से यूएनओ के किस अंग की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ी है? अब 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। सुरक्षा परिषद, उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है, 11 थे, अब कितने कर दिए गए हैं? 15। वो बताया जाएगा। महासभा, तो महासभा में भी मूल सदस्य 51 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 193। इसके बाद आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भी मूल सदस्य के बाद बढ़ाए गए और वर्तमान में टोटल 54 हैं।
और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मूल जजों की संख्या 15 थी, आज भी क्या है 15। तो यहाँ क्वेश्चन अच्छा बनता है कि यूएनओ का कौन सा ऐसा अंग है जिसकी संख्या आज तक नहीं बढ़ाई गई, नहीं बढ़ी है। तो दे देगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और लास्ट में दे देगा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बताइए किसकी संख्या नहीं बढ़ी है? हाँ, कितनी संख्या है? तब भारत में वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34। जब संविधान बना था तब कितने थे? 8। तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। चलिए आपका, अब आइए प्रथम पर थोड़ा देखा जाए। हेलो, चेक करिए तो। हेलो, हाँ, बंद करिए। देखिए भाई आपका, अब आपका बंद कर दिया। ये प्रथम पर हमें चलना है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बना है। और आपका जो क्वेश्चन देखना है, बंद कर दीजिए भाई नहीं तो, जो आपका क्वेश्चन देखना है प्रथम पर, तो आप न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को बताइए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी बताया गया था। लोडर थे कि गेरेरो? हाँ, और अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय और आपका, मैंने फिर एक बार समझिए, लोडर थे कि गेरेरो? तो आपका गेरेरो। और अगर यही क्वेश्चन आपका पूछ ले कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन था, तो गेरेरो ना मारिएगा, क्या लोडर। ये दोनों अलग अलग हैं भाई, गलती होता है। फिर एक बार समझिए, फिर बता रहा हूं मैं। 1920 में राष्ट्र संघ के तहत, लीग ऑफ नेशंस के तहत जो न्यायालय गठित हुआ था उसका नाम था अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और उसके प्रथम अध्यक्ष लोडर को बनाया गया। गोली में जैसे बंदूक में गोली लोड की जाती है, तो उसी प्रकार लोडर। अब आ गया ना? हाँ, अब गेरेरो वाला बता रहे हैं भाई, पहले एक तो आए कि कई बार आपका मैंने 5वां उंगली से घी निकालेंगी तो एक ये आ गया ना। दूसरा देखिए भाई आपका, दूसरा आपका देखना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो यूएनओ चार्टर के आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक न्यायालय नया बना, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए गेरेरो। तो इसके तहत कौन बना? गेरेरो। अब भारत के उच्चतम न्यायालय का बताइए। अब हमें लगता है सभी लोग जानते भी होंगे, जीएस पढ़ते होंगे, कि भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। इसको लिखवाएंगे, रटिए अभी। किसको बनाया गया? कानिया, 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 कान वाला कानिया, याद रखिए। अब आइए थोड़ा चला जाए आपका महिलाओं पर। अब तालिबानी युग नहीं है भाई, तालिबानी युग नहीं है कि महिलाओं को रोक दिया जाए। अब तालिबान भाई यहाँ, अब अफगानिस्तान नहीं है, भारत है, याद रखिए। अब वहाँ भले महिलाओं को घर से निकलने पर रोक लगा दी गई हो, यहाँ कोई रोक नहीं है, सबको आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपका महिला पर निश्चित क्वेश्चन बनता है, और निश्चित बनेगा भी। अब ये पूछा जाता है कि वह कौन सी महिला है जिसे सर्वप्रथम न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया? तो वह आपका रोसायलिस हिंगिस है। हिंगिस, 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 याद रखिए, भले आगे वाला ना याद रहे। रोसायलिस हिंगिस, रोसायलिस हिंगिस, ये इंग्लैंड की थी,
और सर्वप्रथम इन्हें न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महिला महिला के रूप में जज बनाया गया। यानी कि प्रथम कौन थी महिला जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनी? तो कम से कम लास्ट लाइन तो याद रखिए, हिंगिस रोसायलिस लिखवा जाएगा, रोसायलिस हिंगिस। अब भारत में आप लोग बताइए प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनी? तो आपका कौन थी? तो फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी। फिर एक बार याद रखिए, अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछे तो हिंगिस मार कर आइएगा, और यहीं कहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में पूछ दे तो क्या मार कर आना है? फातिमा बीबी। अब फातिमा नाम पर पहले गौर करना, बहुत प्रसिद्ध नाम है और इस नाम को समझाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए, मुस्लिम विध के तहत जो पैगंबर साहब थे उनकी जो संतानों में जो जिंदा संतान बची थी, उनकी जो अंतिम पुत्री थी फातिमा। तो आज भी लोग प्रेम से, भाई सम्मान से अपनी पुत्रियों का नाम फातिमा रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सम्मान से रखते हैं, क्योंकि पैगंबर साहब की जो अंतिम पुत्री थी उसका नाम भी फातिमा था। उसका विवाह अली से हुआ था, अली से। जब पैगंबर साहब पर्दा हो गए मतलब डेथ हो गई, डेथ हो गई मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई, तो पैगंबर साहब के जो ससुर थे वो अबू बकर थे, और अबू बकर ये चाह रहे थे कि पैगंबर साहब ने पूरे अरब समाज का, भाई माने ये और अरब समाज के नेता थे, अतः चुनाव हो और चुनाव से उत्तराधिकारी चुना जाए। और जो फातिमा और इनके पति अली थे, ये लोग चाह रहे हैं कि चुनाव न हो, वंश परंपरा चलती रहे, और जो उत्तराधिकारी हो वह आपका कह सकते हैं कि आपका पैगंबर साहब का ब्लड से रिलेटेड हो कोई। इस चूँकि फातिमा महिला थी और इसलिए वह उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी, और वही नियम आज भी कौन लागू कर रहा है? कई सौ वर्षों के पूर्व आपका अफगानिस्तान, एक भी मंत्री नहीं बनाया, यही नियम। दूसरी बात ये याद रखना है, अतः अली को ये हुआ कि उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं, दोनों दलों में गुटबाजी हो गई। आपका जो अली और फातिमा का ग्रुप था वह छोटा था, उनके कम समर्थक थे जो वंश परंपरा चलाना चाहते थे, उन्हें शिया कहा गया। यानी कि अली और फातिमा वाले क्या कहलाए? समर्थक, शिया। और जो अबू बकर के समर्थक थे उन्हें सुन्नी कहा गया। यानी कि सुन्नी ज़्यादा हैं और शिया क्या हैं? कम हैं। और पूरे विश्व में इन लोगों में भी आपस में टकराव होता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अलग बात है, फातिमा लोग बहुत प्रेम से अपनी पुत्रियों का नाम रखते हैं। तो फातिमा कौन थी? तो पैगंबर साहब की लास्ट क्या थी? मोहम्मद पैगंबर साहब की पुत्री थी। अगला देखिए, अब आ जाइए भाषा पर। आ जाइए, भाषा खूब पूछा जाता है, ये तो एकदम रट्टा मार कर जाना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दो भाषाएं हैं। ये तो इतनी बार रिपीट किया है क्वेश्चन की हद से ज़्यादा। दो रट कर जाइए, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कितनी भाषाएं हैं? दो। कौन कौन? अंग्रेजी और दूसरा फ्रांसीसी। रट कर जाइए। अब देखिए क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लैंग्वेज नहीं है? दे देगा अंग्रेजी, स्पेनिश, दे देगा उर्दू,
हिंदी, इनमें से आपका कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। तो भाई दो भाषा हम बता रहे हैं, उसमें से अगर एक रहे तो एक मारिए, और दोनों रहे तो क्या मारिए? दो दो का ग्रुप रहे तो दोनों। तो कौन कौन सी भाषा है? फ्रेंच या फ्रांसीसी, और दूसरा अंग्रेजी। दो भाषाओं में वहाँ बहस होगी, कार्य होगा। अब भारत के उच्चतम न्यायालय में आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी? इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह जो अनुच्छेद है कह सकते हैं कि 348, यानी कि 348। और वह जो भाषा होगी अंग्रेजी होगी। तब फ्रांसीसी न मार दीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी? इंग्लिश। किस आर्टिकल में बताया गया है? हमारे संविधान के 300 आपका 48। अब आप त्याग पत्र दिलवाइए। अगर कोई, ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई, देखिए ध्यान से। यदि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वह त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र अब 4 ऑप्शन देगा। पहला दे देगा आपका न्यायालय के अध्यक्ष को देता है, दूसरा सुरक्षा परिषद को देता है, तीसरा महासचिव को रिजाइन भेजता है, इनमें से कोई नहीं। तो रट कर जाइएगा, महासचिव न मार दीजिएगा। जो रिजाइन दिया जाता है वह न्यायालय के अध्यक्ष को दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जज चाहे तो अपना पद छोड़ सकता है, इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे। किसको रिजाइन दे? अध्यक्ष को। यानी कि रिजाइन लेटर किसको भेजेगा? तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को। अब भारत का उच्चतम न्यायालय आप लोग बताइए। अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता है तो किसको इस्तीफा भेजता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो किसको इस्तीफा ये लोग भेजते हैं? भारत के राष्ट्रपति। बैरट कर जाइए किसको? यानी कि न्यायाधीश। फिर एक बार समझिए, चाहे भारत में वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, अगर यह इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद आपका है 56। भाई बात न करिए। अनुच्छेद है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56। अब सूचना भी पूछा जाता है कि जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश न्यायालय के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है तो अध्यक्ष इसकी सूचना देंगे। सूचना किसको देंगे? महासचिव को। याद रखें, किसको देंगे? फिर एक बार याद रखें, सूचना किसको दी जाएगी? महासचिव को। कौन देगा? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं। एक उदाहरण देखिए लास्ट में, क्योंकि भाई आपका काफ़ी टेक्निकल है और कठिन भी है। ये निकाला गया है और ये लिस्ट ही अगर कुछ ना आए तो कम से कम ये जो चार्ट हम बनवाएंगे, लिखवाएंगे, इसको ही रट्टा मार कर जाइए। आपका 6 में से 5 क्वेश्चन तो इसी में आ ही जाएगा। देखिए मान लीजिए 15 जज हैं, ध्यान से समझिए। 15 जज हैं, इसमें से एक जज इस्तीफा देना चाहता है। ये 15 जजों में न्यायालय का जो अध्यक्ष होगा, हम बताएंगे अध्यक्ष के बारे में, बताया नहीं गया है, इसको ये जज इस्तीफा सौंप दे। और जब इस्तीफा ये जज दे देगा तो अध्यक्ष इसकी सूचना किसको देंगे? तो यूएनओ के महासचिव।
अभी महासचिव बताया नहीं गया है। महासचिव की नियुक्ति अभी बताई नहीं गई है और इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। भाई अब एक ही बार 6 अंग तो हम पढ़ा नहीं देंगे, एक एक अंग ही पढ़ाया जाएगा। तो महासभा पढ़ा दिया गया है। तो कल आपका कोरिलेशन है थोड़ा जो, वह 15-10 और बचा है, तो आधा घंटा और लगेगा कोरिलेशन में। उसके बाद लिखवाएंगे ताकि कोरिलेशन हमें क्या कर लें पूरा। इसको भाई लिखवाया जाएगा कल, लेकिन पहले जो इसमें कोरिलेशन बचा है कि सुप्रीम कोर्ट और हम कहाँ की तुलना कर रहे हैं, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अभी आपका एविडेंस चलेगा 15 मिनट बाद। भाई जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी सूचना दी जाती है कि 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा। और आपका लाइव क्लास ओपन हो जाता है क्योंकि भाई लोग जुड़ते भी हैं उसमें आपका पहले ही 10 मिनट, इसलिए पहले शुरू कर दिया जाएगा लेकिन क्लास 15 मिनट बाद चलेगा, आपका एविडेंस चलेगा। हेलो। हेलो।